हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है, अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 12 के 5वें चैप्टर में आज पढ़ने वाले थे हम वंशागति का क्रोमोसोमवाद, यानी कि चैप्टर था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसके अंतर्गत वंशागति का क्रोमोसोमवाद, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो बेटा, ये जो टॉपिक है, कहते हैं इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक माना जाता है। इसकी जो भाषा शैली है वो चाहे एनसीईआरटी की हो, एनसीईआरटी की तो बात ही मत करो, उसकी भाषा शैली जो है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। उसको समझ पाना बड़ी बात होती है। अगर रेफरेंस बुक की भी बात करें तो उसमें भी जो भाषा शैली लिखी हुई है, जो अवधारणा दी गई है क्रोमोसोमवाद की, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ है। अब इसको आसान भाषा में समझना और ऐसे समझना कि हमेशा दिमाग में बैठी रहे, उस भाषा को हम लेकर के आए। पढ़ते हैं आज वंशागति का क्रोमोसोमवाद। सबसे पहले बात करते हैं वंशागति। वाद पर बात करें कि वाद होता क्या है, तो देखो बेटा, वाद ये होता है कि जब कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपनी अवधारणाओं के एक लिखित रूप में जो है एक प्रपत्र तैयार करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, वाद कहते हैं ना। कहते हैं ये उनका वाद है। जैसे देखो, ये कहते हैं कि ये वाद उन्होंने दिया था, ये डार्विनवाद है, ये देखो लैमार्कवाद है। जो उनका जो सिद्धांत है, जो उनकी भाषा शैली है, उन्होंने जो नियम दिए हैं, जो उनको एक कहते हैं ना कि एक परिकल्पना दी हुई है, उसको हम वाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाद कहते हैं। क्रोमोसोमवाद किसके पीछे वाला लगा? क्रोमोसोम के बाद। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है बेटा? गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। पाए कहाँ जाते हैं गुणसूत्र बेटा? तो गुणसूत्र कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में पाए जाते हैं। सबको पता है कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब हम क्लास 9th का चैप्टर लेकर के आएंगे, यूनिट ऑफ लाइफ या कह सकते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, वहाँ पर हम बहुत विधिवत तरीके से सीखेंगे कि गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, होते क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना जानकारी देते हैं कि जो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र आपके पाए जाते हैं। ठीक है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद, वंशागति किसने दिया था? तो ये हम कहते हैं सर ग्रेगर जार मेंडल ने बताया था कि एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति है। वंशागति मतलब वंश में गति, किसके गति? लक्षणों का गति। तो एक वंश से, एक पीढ़ी से या एक वंश से दूसरी पीढ़ी या दूसरे वंश में लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता? वंशागति कहलाता। इसी पर जो है जो दो नए साइंटिस्ट आए थे मार्केट में, उनकी बात करते हैं कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद W.S. सटन एवं बावेरी नामक दो साइंटिस्ट ने दिया। नाम याद रखना बेटा, बहुविकल्पी में आता है और ये इसको बिल्कुल नोट में रखना है आपको। ये दो नाम याद ध्यान में ही रखना है कि वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। अगर बात की जाए W.S. सटन की बात की जाए तो बहुत सारे प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है। वो प्रयोग सारे के सारे प्रयोग उन्होंने जो है मेंडल के नियमों को आधार मानकर ही किया था। ठीक है। अगर बावेरी की बात की जाए तो मधुमक्खी प्रजाति थी एक, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। और एक समुद्री पौधा आर्चिन होता है, समुद्री जीव आर्चिन होता है, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। तब जाके एक निष्कर्ष निकला कि जो है वही निष्कर्ष उन्होंने एक परिकल्पना के रूप में दिया, एक वाद के रूप में दिया। वही वाद जो बना आपका क्रोमोसोम वाद बना। ठीक है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया किसने था? W.S. सटन एवं बावेरी नामक दो साइंटिस्ट ने दिया था। पूरा नाम अगर बात की जाए तो वाल्टर स्टाइनबरो सटन होता है। W.S. सटन का पूरा नाम क्या होता है? वाल्टर स्टाइनबरो सटन होता है। अगर बावेरी की बात की जाए तो इनका पूरा नाम होता है थियोडर। कभी कभी आपको टी बावेरी लिखा मिला होता है। क्या लिखा होता है? टी बावेरी लिखा हुआ मिलता है। तो वहाँ पर टी का मतलब होता है थियोडर हेनरिक बावेरी। इनका पूरा नाम क्या होता है? थियोडर हेनरिक बावेरी होता है। ठीक है। ये नियम दिया कब गया था? तो बेटा 1902 में दिया गया था। कब दिया गया था? ये नियम आपका दिया गया था 1902 में दिया गया था। 1902 में दिया गया था। ठीक, 1902 में दिया गया था। ठीक। किसने दिया था? W.S. सटन ने दिया था और थियोडर हेनरिक बावेरी ने दिया था। ठीक। ये कहते क्या है क्या? ठीक, समझो पहली बात कि सबसे पहले आपकी जो क्षारक आते हैं, हमने सुना होगा कि एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब होते हैं। ये सब जाकर के आगे क्या करते हैं बेटा? आपके गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है। और DNA बनता है, DNA जाकर के फिर गुणसूत्र बनाता है पूरा। ठीक है। तो मेंडल सर ने क्या कहा था कि जो कारक हैं, जो लक्षण निर्धारित होते हैं, बस बात इतनी सी जो अब बोलने जाए उसको ध्यान से सुनो, बस पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में हम खत्म करते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था सबसे पहले ग्रेगर जार मेंडल सर के बारे में। उन्होंने एक चीज़ कहा था कि जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कुछ लक्षण जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं और क्या जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि वंशागति है। वो जो लक्षण जा रहे हैं, पूछा गया मेंडल सर से कि एक आपने कह दिया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जा रहे हैं, ये क्या जा रहा है? तो उन्होंने कहा था कारक जा रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जा रहे हैं, कुछ कारक जा रहे हैं। तो मेंडल सर ने उन कारक का नाम क्या दिया था? उन विशेष रासायनिक पदार्थ का नाम क्या दिया था? कारक दिया था। मेंडल सर से पूछा गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपने कहा है कि लक्षण जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ रासायनिक पदार्थ जा रहे हैं। उनसे पूछा गया इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका
जिसका नाम कारक है। तो मेंडल सर ने क्या किया था, जो रासायनिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे, वो जाकर क्या कर रहे थे, लक्षण निर्धारित कर रहे थे, उन्होंने उसको कारक बोला था। ठीक है, बाद में एक जॉनसन नाम के सर आए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जॉनसन नाम के सर आए, उन्होंने उस कारक का नाम बदल करके जीन रखा था। क्या रखा था? जीन रखा था। ठीक, अब बात करते हैं कि जो है ये जीन जो है, तो मेंडल सर ने कहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है बस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन जा रहे हैं, वही जीन क्या कर रहे हैं, लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं, ये मेंडल सर ने बताया। लेकिन 1902 में दो साइंटिस्ट आए, जो महान साइंटिस्ट हैं, W.A. सटन और T. बॉवेरी। ठीक, इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके कहा कि सर ने बात सही कही है, बस उनकी बात को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, उनकी बात को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कहा कि एक पीढ़ी से, तब तक बेटा कोशिका की खोज हो चुकी थी, तब तक केंद्रक की खोज हो चुकी थी, तब गुणसूत्र की भी खोज हो चुकी थी, तो इसलिए उनको थोड़ा सा आसानी हुई बताने में कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, ये जीन ले करके जा रहे हैं, जीन जा रहे हैं, लेकिन जीन को ले करके कौन जा रहा है, तो गुणसूत्र जा रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र जा रहे हैं, क्रोमोसोमवाद, बस यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इतना टफ दिया हुआ है बुक में, इतना टफ एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि पूछो नहीं, लेकिन इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मेंडल सर ने कहा था कि जीन जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं। उन्हीं जीन को मेंडल सर ने कारक बोला था, नाम बाद में चेंज करके जॉनसन सर ने उनको जीन बोल दिया था। अब बाद में बात क्या आगे बढ़ी, आगे ये बढ़ी कि जो दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने अनेक प्रकार के प्रयोग किए और प्रयोग से एक निष्कर्ष ये निकला कि जो जीन है कहाँ पर पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो कौन जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, बहुत सारे प्रयोग करके देखा गया तो गुणसूत्र जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? गुणसूत्र जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लक्षण का निर्धारण हो रहा है, जो वंशागति हो रही है, एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, लंबाई का लक्षण जनक से संतान में जा रहा है, ठीक है, या बौनेपन का लक्षण जो है जनक से संतान में जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, मेंडल सर ने जीन की वजह से बताया था। और इन्होंने कहा कि जीन है, ठीक है, जीन की वजह से, लेकिन किसकी वजह से जा रहे हैं, गुणसूत्र जा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र जा रहे हैं। गुणसूत्र क्या कर रहे हैं, गुणसूत्र जो है जीन को लेकर जा रहे हैं। कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र है एक बस है, ठीक है, और जो जीन है उस पर बैठा हुआ जो है कह सकते हैं पैसेंजर है, सवारी है, कंडक्टर है, ETC कुछ भी आप मान सकते हो समझने के लिए। वो क्या कर रहा है, ले करके जा रहा है। ये किसने बताया था, यही तो बताया था W.A. सटन ने और T. बॉवेरी ने। कहा था कि उन्होंने, मेंडल सर ने बोला कि जीन जा रहा है, ठीक है, ये तो बात सही थी कि जीन जा रहा, लक्षण को निर्धारित करेगा जीन ही, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो गुणसूत्र हैं, ये जीन गुणसूत्रों पर है, वो गुणसूत्र जा रहे हैं। जीन कहाँ पर बैठा हुआ है, गुणसूत्र बैठा हुआ है, वो गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। इसलिए वंशागति के लिए जिम्मेदार अगर मुख्यतः देखा जाए तो इन्होंने कहा कि गुणसूत्र की वजह से जो होते हैं वंशागति लक्षण होते हैं। बात इतनी सी थी, बात समझ में आ गई कि जीन जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जीन किस पर बैठ के जा रहे हैं, गुणसूत्र बैठे हैं, आराम से जा रहे हैं, गुणसूत्र पर बैठ करके जीन जा रहे हैं। ये था बेटा क्या, क्रोमोसोमवाद। अब देखिए भाषा शैली इसकी क्या है, परिभाषा क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यानी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार मेंडलीय कारक। अब मेंडलीय कारक लिखा है, बच्चे परेशान यहीं से कि सर बुक में तो मेंडलीय कारक लिखा हुआ है। मेंडलीय कारक क्या है, मेंडलीय कारक का मतलब, मेंडलीय का मतलब मेंडल, कारक का मतलब उन्होंने जो पहले बताया था कि एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। कुछ वो कैसे जा रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ रासायनिक पदार्थ जा रहे हैं। उन्हीं रासायनिक पदार्थ को मेंडल सर ने क्या बोल दिया था, कारक बोल दिया। तो वही वाला कारक है ये, कौन कारक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, जिसका इसी कारक का नाम बदलकर जॉनसन सर ने क्या बोला था, जीन बोला था। क्या बोला था, जीन बोला था, ठीक है। मेंडलीय कारक यानी कि जीन की बात हो रही है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, देखो एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है आज के जीन, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया, आज के जीन। कह सकते हैं मेंडलीय कारक आज के जीन, क्रोमोसोम मतलब क्या है, गुणसूत्र पर स्थित होते। बस कहानी इतनी सी थी। देखो इतना सारी बुक पढ़ करके आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में लेकर के आए कि मेंडलीय कारक क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। यही मतलब क्रोमोसोम आपके गुणसूत्र ही पृथक्करण और स्वतंत्र अव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो लक्षण का निर्धारण होता है वो क्या जो है आपके गुणसूत्र ही करते हैं, क्योंकि गुणसूत्र पर ही क्या बैठे होते हैं, स्थित होते हैं, मतलब जीन स्थित होते हैं, तो गुणसूत्र ही जा रहे हैं, किसको लेकर के, जीन को लेकर के जा रहे हैं। ये नियम W.A. सटन एवं कह सकते हैं आपके थियोडर हेनरिक बॉवेरी ने
2 में दिया था। बस इतनी आसान परिभाषा है कि क्रोमोसोम का जो सिद्धांत था वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार मेंडलीय कारक क्रोमोसोम पर स्थित होते, यही बेटा पृथक्करण और स्वतंत्र अव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जाकर के आगे क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। पृथक करके क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र अव्यूहन मतलब लक्षणों को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, बस यही कहानी थी। ठीक है, अगर लंबाई वाला लक्षण है तो लंबाई वाला है, अगर बौनेपन का लक्षण है तो बौनेपन का लक्षण है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। यही आपका स्वतंत्र अव्यूहन होता है। आगे चल के बेटा क्या लक्षण पृथक होते हैं, ये आपका पृथक्करण का नियम था। और ये जो आधारित किस पर थे, मेंडल सर के प्रयोग पर आधारित। उन्होंने बताया कि जो है वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार, मात्र एक लाइन में कंप्लीट कर दिया, मेंडलीय कारक क्रोमोसोम पर स्थित होते, बस यही नियम था उनका। अब बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकला। हमारी भाषा में अगर बात करें तो बिल्कुल निष्कर्ष निकला है कि गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। अभी लाइन समझो, गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। मतलब ऐसा अभी तक था कि हम कहते थे कि जीन जो है आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर के जा रहे हैं कि जनक अगर गोरा है तो लड़का कैसा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। ठीक है, अगर जनक सांवला है तो लड़का कैसा होना चाहिए, सांवला होना चाहिए। अगर जनक लंबा है तो लड़का कैसा होना चाहिए, संतान कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। ये क्या थी, सूचना ही तो थी, सूचना ही तो थी। कहां से जा रही, जनक से संतान में जा रही थी, नहीं जा रही थी, जा रही थी, नहीं जा रही थी। ये किसने कहा था, मेंडल सर ने कहा था ना। अब वही तो बात है, गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, क्योंकि जीन कहां पर होते हैं, गुणसूत्र पर होते हैं। उस कंडीशन में गुणसूत्र ही तो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इस नियम का निष्कर्ष यही निकला। पहले हम जीन को मानते थे आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक, लेकिन क्या है, वाहक का मतलब जो लेकर के जा रहा, किसको लेकर जा रहा, आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर जा रहा है। किसकी आनुवांशिक सूचनाओं को, जनक की आनुवांशिक सूचनाओं को बच्चों तक लेकर के जा रहा है कि जनक अगर गोरा है तो संतान भी कैसी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर जनक लंबा है तो आनुवांशिक सूचना है, आनुवांशिक सूचना है कि नहीं, जनक लंबा है। अगर जनक लंबा है तो आनुवांशिक सूचना कौन लेकर जा रहा है, गुणसूत्र लेकर जा रहा है, क्योंकि सूचना किस में है, जीन में है। जीन कहाँ पर बैठा हुआ है, गुणसूत्र पर बैठा हुआ। जीन कहाँ पर बैठा हुआ है, गुणसूत्र पर बैठा हुआ। उस कंडीशन में गुणसूत्र क्या हुआ, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, वाहक हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। कि जो है, क्योंकि जीन क्या है, आनुवांशिक सूचना है, किस पर है, वो गुणसूत्र बैठा हुआ है। तो लेकर के कौन जा रहा है, जीन थोड़ी दौड़ के जा रहा है कि मैं दौड़ के जा रहा हूँ वहां पर, ऐसा थोड़ी होता है। गुणसूत्र कहाँ, गुणसूत्र ही लेकर के जा रहा है किसको, जीन तो आराम से बैठा हुआ है। मैंने कहा ना, जीन जो एक पैसेंजर है आपका, ठीक है, गुणसूत्र क्या है, आपकी बस है। तो गुणसूत्र लेकर के जा रही है किसको, जीन को लेकर के जा रही। तो सूचना वाहक कौन हुआ, गुणसूत्र हुआ कि नहीं हुआ। तो कह सकते हैं गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बात करते हैं, गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। सर ने क्या बोला था कि जीन जा रहे हैं, जीन जा रहे हैं। अब जीन थोड़े अकेले दौड़ के चले जाएंगे, किस पर बैठे थे, वो गुणसूत्र बैठे थे। जा कौन रहा था, गुणसूत्र जा रहे थे। बात इतनी सी है भैया कि जो है मेंडल सर ने कहा कि जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ रसायन जा रहे हैं जो लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं, जिन्होंने उनको कारक बोला। आगे चल के जोहानसन सर ने जीन बोल दिया। कुछ दिन ये मिथ चला कि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए और W.A. शटन सर और कह सकते हैं आपके थियोडर हेनरिक बोवेरी सर ने बहुत सारे जो है प्रयोग किया, उससे एक ये निष्कर्ष निकला कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन नहीं जा रहे हैं। ठीक सुनना मेरी बात, जीन नहीं जा रहे हैं, गुणसूत्र जा रहे हैं। जीन गुणसूत्र पर बैठा हुआ है, मतलब जीन जा नहीं रहा है, गुणसूत्र पर बैठा हुआ है। गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। ये निष्कर्ष था किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। बात समझ में आ गई होगी कि बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल आसान, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल आसानी बना दिया है। ठीक है, क्या है कि गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। ठीक, आनुवांशिक सूचना जीन में होती है और जीन पाए कहाँ जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। उस कंडीशन में गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ना कि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं और गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है, इसलिए जीन भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। बात बस इतनी सी थी, गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। मैंने दोनों लाइन यहाँ पर अपनी भाषा में लिख दिया, बस तुमको इतना ध्यान रखना, अगर बेटा भूल भी गए, ठीक है, बुक की लॉन्गेज भूल गए, ठीक है, तो आपको हमारी लॉन्गेज बिल्कुल याद रहेगी कि सर ने बोला था कि गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इसीलिए बेटा क्या होता है, गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। और बेटा यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट के साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपको 3 नंबर मिलेगा कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद से आप क्या समझते हैं या परिभाषित कीजिए, या कहेगा क्रोमोसोमवाद है क्या, तो वहाँ पर 3 पेज में दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है, 2 पेज में रेफरेंस में दे रखा है। तो वो 2 पेज और 3 पेज पढ़ करके मैंने जो ये बनाया है 5 लाइन, ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बना कर दे दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बेटा स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब जो कल हम टॉपिक लेकर के आएंगे वो इससे भी ज़बरदस्त टॉपिक है, टॉप टॉपिक है, लेकिन फिर उसको इसी तरह के आसान भाषा में बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग जाने ही जाते बेटा बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने के लिए और बिल्कुल सरल कॉन्टेक्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी, आप अच्छे से नोट्स बना लेना एक बार। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ लेना, पढ़ते समय क्लास एक बार फिर से देख लेना। बुक की भाषा पर मत जाना, क्योंकि वो जो बुक की भाषा है वो वास्तव में बेटा बहुत टफ भाषा है। अगर बुक ही पढ़नी होती तो बच्चे खुद से पढ़ लेते ना, तो इसलिए कहते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है उसको आप थोड़ा सा कहते हैं ना महसूस करिए और उसको उतारिए अपने आप में कि सर इसको बिल्कुल पढ़ना ही है, नोट्स बना लेना। इससे ज़्यादा इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोर्ड में लिखना है। और आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये डेट ध्यान रखना, ये दो नाम याद रख रहे हैं जिन्होंने बताया कि गुणसूत्र पर स्थित जीन होते हैं और गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यही बेटा क्रोमोसोम वाद था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।